वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्वत निर्माण का एक सिद्धांत पढ़ेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है, कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। कोबर महोदय ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति है उसकी व्याख्या करने के लिए ये सिद्धांत दिया था, भूसन्नति सिद्धांत। वैसे उनका मुख्य उद्देश्य इसके पीछे था जो प्राचीन दृढ़ भूखंड स्थित हैं वो और भूसन्नतियाँ, उनके मध्य क्या संबंध था, क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करना और उसकी व्याख्या करना। फिर हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत, इसका आधार क्या है। इसका आधार कोबर महोदय ने संकुचन शक्ति, पृथ्वी के अंदर जो संपीडनात्मक शक्ति है उसको इसका आधार बताया है। उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया है कि 3 अवस्थाओं में पर्वतों का निर्माण हुआ है। सबसे पहली अवस्था वो भूसन्नति अवस्था, दूसरी अवसादीकरण और तीसरी पर्वत निर्माण की अवस्था। इससे पहले उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत सारे दृढ़ भूखंड स्थित थे और इन दृढ़ भूखंडों को उन्होंने नाम दिया क्रेटोजेन। इनके बीच में जो भूसन्नतियाँ या जलपूर्ण गर्त बन गए उनको उन्होंने उस स्थान को नाम दिया है पर्वत निर्माणक स्थल या ओरोजेन। और इसके बारे में बताया है कि जहाँ पर आज पर्वत हैं वहाँ पर कभी पहले भूसन्नतियाँ हुई थी और यही जो भूसन्नतियाँ थी यही आगे चलकर पर्वतों के रूप में परिवर्तित हो गई, रूपांतरित हो गई और इन भूसन्नतियों को इसीलिए पर्वत निर्माण स्थल या ओरोजेन नाम उन्होंने दिया। उन्होंने भूसन्नति के बारे में बताया कि भूसन्नति एक मतलब ऐसी संरचना थी, एक लंबा और चौड़ा गर्त जो कि जल से भरा हुआ था, ऐसी संरचनाएं थी, वो भूसन्नतियाँ थी। जो पर्वत निर्माण की पहली अवस्था है ये भूसन्नति अवस्था ही थी और इन्होंने बताया कि इस अवस्था के अंतर्गत पृथ्वी में संकुचन के कारण गर्त बन गए और उन गर्तों में धीरे धीरे फिर मलबा, जो इस भूसन्नति के दोनों तरफ के जो दृढ़ भूखंड थे, जो क्रेटोजेन थे या फिर जो अग्रदेश फोरलैंड थे, उन प्रदेशों से नदियों के कारण मलबा का निक्षेप होता रहा। मलबा का निक्षेप होने के कारण ये भूसन्नतियाँ हैं वो उनमें अवसादीकरण की प्रक्रिया होने लगी। इस अवस्था को उन्होंने अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन कहा। फिर अवसादी जमाव है उसमें उसके भार में जब वृद्धि होने लगी तो भूसन्नति की जो तली थी वो नीचे की तरफ धंसने लगी, इससे अवतलन की क्रिया कहते हैं या सब्सिडेंस कहा। लंबे समय तक जब ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रही तो उसके कारण भूसन्नति की गहराई है वो बढ़ती रही और जो मलबा है उसका निक्षेप होता रहा। जब अत्यधिक मात्रा में मलबा का निक्षेप हो गया और भूसन्नति भर गई तो पृथ्वी के संकुचन के कारण है वो जो अग्रदेश थे उनमें क्षैतिज संचलन हुआ और क्षैतिज संचलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश, दोनों फोरलैंड थे वो एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे। जब वो एक दूसरे की किस तरफ खिसकते हैं तो इस अवस्था को उन्होंने पर्वत निर्माण की अवस्था कहा है। तो एक दूसरे की तरफ अग्रदेशों के खिसकने के कारण जो भूसन्नति का तलछट था उस पर दबाव पड़ा, उस पर बल पड़ा या संपीडनात्मक उन पर बल लगा। तो उस बल के कारण भूसन्नति के तलछट में सिकुड़न होने लगी, उसमें मोड़ पड़ने लगी, मतलब उसमें वलन होने लगा, कुछ भाग ऊपर चले गए, कुछ भाग नीचे रह गई। तो उस वलन के कारण जो ऊपर भाग चले गए उन्होंने पर्वतों का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ। उन्होंने जो कोबर महोदय थे उन्होंने बताया था कि भूसन्नति के दोनों किनारों पर 2 पर्वतों का निर्माण हुआ और उन दोनों पर्वतों को उन्होंने नाम दिया रेंडकेटेन। अब जो ये हम ऐसे डायग्राम से अगर इसको समझना चाहें कि कैसे बताया, उन्होंने बताया कि दृढ़ भूखंड था बहुत बड़ा, उसमें जलपूर्ण पृथ्वी की संकुचन शक्ति के कारण
यहाँ पर एक गर्त बन गया। उस गर्त के चारों तरफ प्राचीन दृढ़ भूखंड थे। तो ये जो बीच वाला भाग था जहाँ पर गर्त था उसमें जल भर गया और इसको उन्होंने भूसन्नति नाम दिया और इसको नाम बताया पर्वत निर्माणक स्थल या ओरोजेन। ये बीच वाला भाग था इसको। इसके दोनों तरफ जो ये दृढ़ भूखंड थे इसको उन्होंने नाम दिया अग्रदेश। ये अग्रदेश थे। इनसे नदियों के द्वारा मलबा इस भूसन्नति में आता रहा निक्षेपित होता रहा। जैसे जैसे इसमें मलबा का भार बढ़ता गया इस भूसन्नति की तली है वो नीचे की तरफ खिसकने लगी। भूसन्नति की तली में मलबा के भार के कारण नीचे की तरफ धंसाव होने लगा या खिसकाव होने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो अग्रदेश थे ये एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे। ये अग्रदेश एक दूसरे की तरफ जब खिसकने लगे तो क्या हुआ, जो भूसन्नति का मलबा था उसमें मोड़ पड़ने लगे। कुछ भाग ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे, ये वाला है, इसको अगर नीचे से खींचेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ ये दबाव पड़ेगा। दबाव की वजह से ये वाला भाग है इस पर संपीड़नात्मक बल लगेगा तो इसमें क्या होता है, वलन पड़ जाते हैं। और वो वलन है, उनकी वलन की वजह से भूसन्नति का मलबा रूपांतरित होकर पर्वत का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार कोबर महोदय ने बताया था कि भूसन्नति से कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। अब जो पर्वत बनते हैं वो वलन के कारण बनते हैं और वलन है वो संपीड़न के बल पर निर्भर करता है कि संपीड़न का बल कितना था। अगर संपीड़न का बल सामान्य होता है तो जो किनारे वाले भाग होते हैं केवल वही वलित होते हैं और बीच का भाग है वो वलन से अप्रभावित रह जाता है, वो वलित नहीं होता। जो बीच का भाग वलन से अप्रभावित रह जाता है, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये बीच वाला भाग उसको अगर इस वलन कम है, संपीड़न का बल कम है तो वलन कम होता है और बीच वाला भाग अवलित रह जाता है। तो इस भाग को कोबर महोदय ने एक नाम दिया था स्वासिन वर्ग या फिर मीडियन मास या मध्य पिंड। इस भाग को उन्होंने नाम दिया था। अब ये कुछ शब्द हम पीछे देख चुके हैं कि क्रेटोजेन क्या था, भूसन्नति के चारों ओर के प्राचीन दृढ़ भूखंड थे। रेंडकेटन भूसन्नति के किनारों पर निर्मित जो पर्वत श्रेणियां थी वो थी। और स्वासिन वर्ग जो वलन से अप्रभावित भाग था जो पर्वत के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाया, वह स्वासिन वर्ग या मध्य पिंड कहलाता है। अगर वलन का बल बहुत अधिक होता है तो भूसन्नति का पूरा मलबा है वो पर्वत के रूप में वलित हो जाता है, पर्वत का रूप ले लेता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो मध्य पिंड है वो नहीं बनता है। तो कोबर महोदय ने अपना जो भूसन्नति सिद्धांत था उसके आधार पर विश्व के बहुत सारे पर्वत हैं उनको और उनके मध्य जो पठार हैं या मध्य पिंड हैं उनके उदाहरणों के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करी है। जैसे उन्होंने बताया कि टेस्थिस भूसन्नति है, उसके उत्तर में क्या था, यूरोप का स्थल भाग था और दक्षिण में अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था। तो ये दो अग्र देश थे, इनके आमने सामने सरकने के कारण अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसी तरह अफ्रीका के उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो बेल्टिक कॉर्डिलेरा, पिरेनीज प्रोविंस श्रेणियाँ और मुख्य आल्प्स, कार्पेथियन, बाल्कन पर्वत, काकेसस पर्वत, इन सब का निर्माण हुआ। इसके विपरीत यूरोपीय दृढ़ भूखंड है उसके दक्षिण की ओर खिसकने के कारण कि एटलस, एपिनाइन, डिनारिक्स, हेलेनाइड्स, टाराइड्स, इन सब पर्वतों का निर्माण हुआ। कार्पेथियन और दिनारिक आल्प्स के मध्य जो वलन से अप्रभावित भाग था उसने हंगरी के मैदान का रूप ले लिया, जो कि स्वासिन वर्ग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मध्य पिंड का उदाहरण है हंगरी का मैदान, जो कि कार्पेथियंस और दिनारिक आल्प्स के बीच में पड़ता है। इसी तरह से पिरेनीज श्रेणियाँ और एटलस पर्वत श्रेणियाँ, उनके मध्य रूम सागर जो का भाग है वो भी एक मध्य पिंड का उदाहरण है। और इसी तरह से टॉरस और पांटिक पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनके मध्य एनातोलिया का पठार
और एल्ब्रूज और जैग्रोस पर्वतों के मध्य ईरान का पठार, हिमालय और कुनलुन के मध्य तिब्बत का पठार, पश्चिमी द्वीप समूह के जो पर्वत हैं वो, और मध्य अमेरिकी श्रेणी इनके मध्य कैरेबियन सागर, वासात श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य बेसिन रेंज क्षेत्र जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये सभी मध्य पिंड और उनके दोनों तरफ वलित पर्वत मिलकर जो कोबर का सिद्धांत है उसकी पुष्टि करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मध्य पिंड की कल्पना करके पर्वतीकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। परंतु ये जो इनका सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, वो निरापद नहीं है। इस पर भी लोगों ने आलोचनाएं दी हैं अपनी अपनी। जैसे कि सबसे पहले तो हम माने, उन्होंने क्या माना था कि संकुचन पर आधारित है उनका सिद्धांत, परंतु पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न जो बल होता है वो इतना अधिक नहीं होता कि उससे पर्वतों का निर्माण हो सके, वो पर्वत निर्माण के लिए अपर्याप्त होता है। इसी तरह से जो कोबर महोदय थे उन्होंने बताया था कि पर्वत निर्माण की अवस्था में भूसन्नति के दोनों तरफ के अग्रदेश हैं उनमें खिसकाव होता है, दोनों अग्रदेश एक दूसरे की तरफ सरकते हैं। परंतु एक शेष महोदय थे, उन्होंने इसकी आलोचना की और उन्होंने बताया था कि दो पार्श्वों में से केवल एक पार्श्व ही सरकता है, और इन दोनों पार्श्वों को उन्होंने नाम भी शेष महोदय ने अलग अलग दिया था कि जो सरकता है उसे बैकलैंड कहा उन्होंने, और जो अपनी जगह स्थिर रहता है जो नहीं सरकता उसको उन्होंने अग्रदेश या फोरलैंड। जबकि कोबर महोदय ने दोनों को ही खिसकने वाला बताया था और दोनों को ही अग्रदेश नाम बताया था। इसी तरह से इन्होंने जो उत्तर दक्षिण की तरफ फैले पर्वत हैं उनका स्पष्टीकरण ये नहीं कर पाए। जो पूर्व पश्चिम थे उनका स्पष्टीकरण तो उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर कर दिया, परंतु जो कि उत्तर दक्षिण फैले थे उनका स्पष्टीकरण ये नहीं कर पाए। इस तरह से कई सारी आलोचनाएं होने के बाद भी कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अभी तक मान्य है। थैंक यू।